इट सेज जो लोग वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है या आपके पास अपने मॉड्यूल्स हैं? मॉड्यूल्स है ना, ठीक है। सो आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन। आप लोग अपने अपने मॉड्यूल्स में यू नीड कम डाउन टू चैप्टर नंबर 18 जो कहता है लॉ रिलेटिंग टू कॉपीराइट। आइए भाई, सो अब जैसे लास्ट क्लास में हमने एक क्लास में पेटेंट पढ़ लिया, एक क्लास में पढ़ लिया हमने ट्रेडमार्क, ठीक, और आज पढ़ते हैं कॉपीराइट। अब इससे समझ में आ जाएगा हमें कि मोटा मोटा आईपीआर हमारे किस किस फॉर्म में रहते हैं। कॉपीराइट इज ऑल रिलेटेड टू योर लिटरेरी बुक्स। जितना भी किताबें आपकी छपती हैं, जितनी भी नॉवेल छपती हैं, मूवीज बनते हैं, गाने बनते हैं, पिक्चर्स क्लिक होती है, सो वो सब इसमें आता है कॉपीराइट में। सर्कल के अंदर आप बहुत बार देखोगे ऑनलाइन सी लिखा होता है सर्कल के अंदर, मतलब वो वाली चीज क्या है? कॉपीराइटेड। अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल भी देखोगे तो सबसे पहला पेज जो है उसको जैसे ही फ्लिप करोगे सबसे ऊपर लिखा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सर्कल उसके आगे लिखा होगा। हाँ, इसी के पीछे मिल गया। तो सी सर्कल के अंदर लिखा है, दैट मीन्स कि ये वाली किताब आपकी क्या है? कॉपीराइट है। किसकी? आईसीएसआई की। तो बस एक चीज याद रखिएगा, तो क्या सर हम इसका फोटोकॉपी करा सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, बाय चांस पर्सनल यूज के लिए कराना है आप करा लीजिए, बट अगर आप इसको फोटोकॉपी करा के बेचने लगते हैं माने, तब ये क्या होगा? इन्फ्रिंजमेंट, और आईसीएसआई आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, आइए भाई फटाफट पढ़ते हैं कौन कौन से लॉ होंगे। तो द कॉपीराइट एक्ट 57 में आ गया था, और मैं बताया एक्ट के साथ साथ क्या रहते हैं? रूल्स रहते हैं। रूल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आइए कॉपीराइट के इंट्रोडक्शन में। देखिए क्या कह रहा है। कॉपीराइट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी राइट व्हिच हैड इट्स रूट्स इन द कॉमन लॉ सिस्टम एंड ने लिखी है कि मिस्टर एक्स ने लिखी है कि वाई ने लिखी है। कॉपीराइट किसके पास? के पास। तो कई बार क्या होता है, ऑथर जो टीचर ने लिखी उसने अपने आप लिखने के बाद और उसने इसी ग्राउंड पे लिखा होगा कि जब मैं लिखूंगा उसके बाद में इसका कॉपीराइट किसको, मतलब ये फाइनली ये कॉपीराइट कौन फाइल करेगा? आईसीएसआई फाइल करेगा, और लिखने के लिए उसको जो भी एडवर्टाइजमेंट, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग। आप देखो कई बार कितना पिकासो की पेंटिंग है, ये
की पेंटिंग है, तो सब उनकी कॉपीराइट होते हैं और कोई नहीं करता। जैसे हम आप लास्ट क्लास में सीपी में जैसे सारी नॉवल भी हैं, तो क्या वो कॉपीराइट का ब्रीच है? बिल्कुल है, बिकॉज एक्चुअली जो ओरिजिनल नॉवेल्स होंगी वो शायद, बट उसी का एक रेप्लिका कॉपी 200 रुपए बेचते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रे मार्केट। अब उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कई बार हाँ कई लोग केस करते भी हैं और कई लोग नहीं भी करते। ठीक है, आइए ऑब्जेक्ट देखिए, उसी के नीचे थे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट इज टू, अंडरलाइन करिए, प्रोटेक्ट एंड रिवॉर्ड द जनरल एडवांटेजेस दैट इज द ऑथर्स लेबर ऑन द क्रिएटेड वर्क। उसने जो मेहनत करी है वो गाना लिखने में, मूवी लिखने में, इन सब के लिए वो सेफ गार्ड होता है और कुछ नहीं है। आइए, व्हाई शुड कॉपीराइट बी प्रोटेक्टेड? नेक्स्ट पेज पे देखिए, जरा पढ़िए और बताइए कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। तो बस पूरे पैराग्राफ में एक ही वर्ड अगर आप उसको पहचान पाते हैं, हर आर्टिस्टिक आदमी का क्या काम है, इतना कुछ तो क्रिएटिविटी होगी ना भाई। कुछ लोग पेड़ की पत्तियों के रस से पेंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है, आप गाने की रिकॉर्डिंग करने गए तो कैसे, जस्ट टेलिंग यू दैट, गए आपने अपने लिरिक्स, आप एक रिकॉर्ड हाउस में जाते हो जहाँ पे गाना रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कि आज रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट है, है ना, तरीके होते हैं, इसलिए साउंड रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें आती। ऑथर जो किताबें नॉवल लिखता है, क्या कर भैया उसने किताब लिखी, आप एक पब्लिशर हो। ऑथर और पब्लिशर क्या होता है, मैं किताब लिख रहा हूँ तो मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मेरी छापो, छाप देंगे और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इतना आप पैसा मुझे दोगे, इतना गुडविल का होगा, इतना आपका रॉयल्टी होगा, इससे ज्यादा की किताबें बिकेंगी तो इतना परसेंट और मिलेगा, ऐसे करके। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो बागबान करके, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी, ठीक, तो वो एक कॉफी शॉप में बैठ के अपनी किताब लिखते हैं, वो किताब छपने चली जाती है, बाद में जब एकदम से उनके पास फाइनेंशियल क्रंच आता है तो वो जो पब्लिशर होता है फिर से आता है, सर आपका ये 10 लाख का चेक और है एडिशनल, क्योंकि इससे ज्यादा की कॉपी बिक गई है। तो डिपेंड करता है कैसा है। तो ऑथर और पब्लिशर में कैसे गड़बड़ी हो सकता है, अभी पब्लिशर को तो एक ड्राफ्ट दिया गया कि सर ये छापना है, वहां पे बहुत सारा चेकिंग होता है, सब कुछ होता है। अब उस बीच में देखा पब्लिशिंग हाउस ने, किसी ने वहां से कॉपी चुरा ली, फोटो कॉपी कर ली और किसी और को बेच दी। तो बहुत तरीके होते हैं, इसलिए सबको सेफगार्ड करा जाता है। अच्छा जी, तो जैसे आप एक क्लब में गए, क्लब में गाने बज रहे हैं, अलग अलग क्लब्स में गाने बजते हैं, तो क्या वो क्लब वाले या जैसे आप रेडियो से टेप में एफएम में गाने सुनते हो, क्या ये लोग जो गाने बजाते हैं तो क्या ये उस सिंगर से पहले परमिशन लेते हैं या ये फ्री है बजाने के लिए? याद रखिए, ये परमिशन नहीं लेंगे तब तक ये क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है। बिकॉज अदरवाइज वो गाने वाला कैसे कमाएगा, सबको जब जब परमिशन देगा तब तक वो उसकी क्या चार्ज करेगा, रॉयल्टी चार्ज करेगा। ठीक है जी। ऐसे ही पब्लिशिंग हाउस क्या करते हैं, उनकी जो
किताब आने वाली होती थी उसके पहले बैन कर दी जाती थी, बिकॉज कुछ ना कुछ रिलीजियस एंगल्स होते थे जिसकी वजह से लगता था कि सोशल अनरेस्ट, पब्लिक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या ये कोई, अब आप एक पब्लिशिंग हाउस है, मैं ऑथर हूं, मैंने किताब बना लिखी और आपने छापी, इसके ऊपर लीगल केस चलाया जाएगा दोनों के ऊपर, या सिर्फ ऑथर के ऊपर, या सिर्फ पब्लिशर के ऊपर? मेन केस चलता है ऑथर के ऊपर, बट कहीं ना कहीं फंसते जरूर कौन है? पब्लिशर भी, कि आपने क्यों नहीं पहले अपना दिमाग यूज करो और देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेन जो होते हैं वो ऑथर ही फंसते हैं। ठीक, आइए, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्क्स इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, किस किस कामों के लिए आप कॉपीराइट ले सकते हो देखो जरा। ओरिजिनली, लिटरली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है जी। लिटरेरी जो कि लिखित होता है, ठीक है। ड्रामेटिक, ड्रामा के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। म्यूजिकल आपको पता ही है भाई, आप कोई भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हो आप उसका भी ले सकते हैं। फाइनली आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफी, मूवीज बनाना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, इन सब में। एंड फाइनली साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब का आप क्या ले सकते हैं? कॉपीराइट ले सकते हैं। बस तीनों के हेडिंग याद रखिएगा, नथिंग और कुछ नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी शिवांगी, सबसेट क्या चीज नहीं समझ नहीं आया, क्या पूछा आपने? सर ये लिखा है ना सेक्शन 13 प्रोवाइड दैट कॉपीराइट शेल सबसेट, सबसे थ्रू आउट इंडिया, सबसे मतलब जो लेगा उसके लिए, और प्लस ये पूरे इंडिया में, ये नहीं होगा कि यूपी में अलग कॉपीराइट लेना होगा, एमपी में अलग लेना होगा, सबसिस्ट करेगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और पूरे भारत में एक तरीके से एक बार आपको लाइफ वो मिल गया उसका रजिस्ट्रेशन, तो पूरे भारत में वो मान्य रहेगा। ठीक, आ जाइए। उसके नीचे आपको कुछ पढ़ने जरूरत नहीं है, सीधे आइए नीचे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको चीजें समझनी। स्टार बनाइए नेक्स्ट पेज पे और पढ़ना शुरू करिए। कॉपीराइट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट लॉ गिव्स टू द अंडर, ठीक है जी, ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, प्रोड्यूसर ऑफ written. It also applies to architectural work and computer programs, softwares. It can be understood as a bundle of rights that include the right of reproduction, communication, adaptation and translation of the work. इसीलिए आप देखो, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हो, तो वहां पे भी एक आर, कहीं ना कहीं सी गोले के अंदर लिखा होता है कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किसी ना किसी के पास रजिस्टर्ड। आगे देखिए जरा, सेक्शन 14 of the act defines the term copyright as to mean exclusive right to do or authorized doing of the following act in respect of the work by or substantial part thereof. Copyright in case of lyric, dramatic, musical work और नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट, उसकी कॉपीज इशू करने का राइट, वैसा काम करने का राइट पब्लिक में, कोई भी सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डिंग करने का राइट, ट्रांसलेट करने का वो काम, अडैप्टिंग करने का काम, और एनी ऑफ दैट, इनमें से कोई भी 4 से 5 याद रखिएगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम है तो देखो क्या करेगा, स्पेसिफाइड काम वो करेगा जो उस प्रोग्रामिंग का करा जाएगा। सेल कर सकते हो या किराए पे दे सकते हो वो प्रोग्राम्स, और उससे कमर्शियल रेंटल ले सकते हो। भाई कई बार क्या होता है, आप जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा,
हमेशा उनसे डिमांड कर सकते हो। अगर वो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं तो आप वो पिक्चर फिर अपने प्रोफाइल पे यूज नहीं कर सकते। जैसे आप जितने भी बहुत सारे मूवीज एंड ऑल के जो पोर्टफोलियो शूट करते हैं एक्टर्स एंड ऑल के, तो वो ले लेते हैं, कुछ सबके नहीं लेते हैं, कुछ के ले लेते हैं वो कॉपीराइट, फिर आप उन एक्टर्स की वो फोटोज यूज नहीं कर सकते। फिर आ जाइए कॉपीराइट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, उनकी रिकॉर्ड, हाँ जी साउंड रिकॉर्डिंग, हाँ जी अदिति बताइए। सर जो लोग जैसे आपने बोला कि बिना कॉपी सर्टिफिकेट होने के भी सी लगा देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं सी ऐसे तो बहुत सारे लोग ना आप देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल में भी लिख देते हैं सी, और मतलब दीज आर स्मॉल केसेस, जिसके लिए कोई केस वो नहीं करा जा सकता बिकॉज वो उन्होंने नॉट विद एन इंटेंशन टू हैव अ कमर्शियल यूज नहीं है, उन्होंने बस एक पर्पस के लिए करा है और वो पर्पस के लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लो साउंड रिकॉर्डिंग कैसे आप स्टोर करोगे, उसके लिए सेल करोगे या कमर्शियल रेंटल मिल गया, देखो सेकंड पॉइंट में मिलेगा ये कमर्शियल रेंटल, क्लब में बजाओ, एफएम वालों को दो, सबसे रेंटल मिलेगा, यस। और रिकॉर्डिंग पब्लिक में कम्युनिकेट करनी है तो उसके अलग रूल्स चलेंगे। क्लियर, इन सबका एक काम करेगा, सबके बस दो दो पॉइंट उठा लीजिएगा बिकॉज 5 पॉइंट्स हैं, 5 के दो दो भी उठा लोगे तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अंदर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है इसमें, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का। आपको कैसेट कॉपी कर रहे थे और बस आप क्या करो कि कैसेट लो, फिर उससे हजारों कैसेट बना, वो 60 रुपए का 20 रुपए में बेचो। तो उसका एक बहुत फेमस केस हुआ था और इसको एक बार बस पढ़िएगा घर जाके, जस्ट रीड फॉर योर नॉलेज, एग्जामिनेशन वाइज आएगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फेजेबल सी नाउअडेज। अब तो बहुत इजी है चीजें कॉपी करना, भाई आपको की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, इतने सारे हैं कि दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती, इसीलिए अब ये वाले लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो, बट साथ साथ बहुत लीनियंट भी कर दिया गया है, क्योंकि अगर पेटेंट का कितना टर्म था, 20 ईयर, बहुत बढ़िया। और फिर इसका ट्रेडमार्क का ईयर, बहुत बढ़िया। और इसका देखते आइए जरा, कॉपीराइट इंश्योर्स, ऊपर वाला पैराग्राफ सिर्फ काम थ्योरेटिकल दिया है, कोई फायदा नहीं, सीधे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ जहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, मिला? एक बार जल्दी जल्दी अंडरलाइन करना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिश लिटरली डोमेस्टिक ड्रामेटिक musical and artistic work, copyright shall subsist in any literary dramatic musical or artistic work published within the lifetime of the author until, underline करो, 60 years, सबसे ज्यादा मिलता है 60 साल तक। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, उसके भी आगे देख लो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज, मरने के बाद 60 साल तक रहेगा आपके पास। ठीक है जी, अब वो तो मर गया तो किसके पास रहेगा? उसके लीगल हायर्स और उन सब के पास।
ठीक है। तो जैसे मैंने एक किताब लिखी, मैं इस साल मर गया, सो नाउ व्हेन विल इट स्टार्ट, इस साल के खत्म मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 से 60 साल तक रहेगा मेरे लीगल हायर के पास इसकी राइट, ठीक है। तो कॉपीराइट की सबसे ज्यादा टेन्योर होता है। फिर आओ नीचे पढ़िए नेक्स्ट पेज पे। सर इसी में एक बार कंफ्यूजन है कि 60 ईयर डाई के बाद लिखा है, तो मैंने आज कॉपीराइट कराया, मैं आज नहीं मरी, मैं तो 20 साल 30 साल बाद मरी। जब 20 साल के बाद से फिर 60 साल शुरू होगा शिवांगी। तो जब भी आप 20 साल के बाद आपकी डेथ होगी ना, उसके बाद शुरू होगा ये टेन्योर, ठीक। पहले नहीं, जब तक है तब तक तो आपके पास राइट है ही है। हाँ, ये ऑलमोस्ट दिस इज फॉर योर लाइफ टाइम एंड इवन आफ्टर योर लाइफ टाइम 60 साल और दिया जाता है कॉपीराइट में। बिकॉज ना कुछ लोग ऐसी ऐसी किताबें, कुछ लोग ऐसी ऐसी चीजें लिख के जाते हैं कि आप इसको ऐसे पब्लिक डोमेन में ऐसे, उनको किसी को भी ये राइट दे नहीं सकते, ठीक। तो कॉपीराइट सबसे ज्यादा। शिवांगी अब क्लैरिटी आ गई, जब तक जिंदा हो तब तक और मरने के बाद 60 साल। हाँ बिल्कुल भाई, आपके फैमिली वालों को जो मतलब इसीलिए ना जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं उनके घर वाले जो बड़े बड़े ये होते हैं, जैसे जो गाने लिखते हैं और जो मूवीज लिखते हैं, राइटर्स एंड ऑल, खुद बहुत गरीब से दिखते हैं पर उनकी फैमिलीज आर सुपर रिच बिकॉज दे गेट मनी फॉर इयर्स एंड इयर्स। अब जैसे हम आपके हैं कौन एक मूवी आई, ठीक। अब जिसने मूवी लिखी जब तक वो जिंदा है तब तक तो उसकी रॉयल्टी मिल ही रही है, बिकॉज जो टीवी दिखाएगा उसको, जो जहां पे भी प्ले होगी वो मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। और मरने के बाद भी 60 साल तक जब जब वो चलेगी, वो तो भाई कभी सेट मैक्स पे आ रही है, और सबसे ज्यादा सोचो वो आती है कौन सी मूवी सेट मैक्स पे, वो खीर वाली सूर्यवंशम, उसको तो कितना पैसा मिलता होगा सोच लो। तो हर ऑलमोस्ट हर वीक में 2 बार 4 बार तो आती है, उसका क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। जितनी बार दिखाओगे उतनी बार उसको। तो ये लोग क्या करते हैं ना, फिर ईयरली और ऐसे करके 5-5 10-10 साल का वो कर लेते हैं अग्रीमेंट कि 5 साल के लिए दे दो, 5 साल में हम इतने लाख दे देंगे, तो उनको तो फ्री में मिल ही रहा है जो पैसा मिल रहा है। फिर देखो बच्चे, अ टर्म ऑफ कॉपीराइट इन एनोनिमस और स्यूडोनिमस वर्क। एनोनिमस का मतलब होता है किसी का नाम ना हो, पता ही नहीं चल रहा है किसने लिखा। अब जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं, नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल ऑथर कौन था। तो देखिए क्या कह रहा है, is the literary, dramatic, music or artist or pseudonymously, it's a copyright shall subsist until 60 years from the beginning of the calendar year next following it was। कि author पता था तो उसके मरने के बाद था, यहाँ पे जब पहली बार पब्लिश हुई है तब से। जैसे आप बहुत सारी पुराने कोई मिल गया तो नहीं पता चला कहां से आया, तो मान लिया जाता है कि भैया ये कॉपीराइट किसी ना किसी बार पब्लिश दिखी लगा 1947 की ये है, तब से 60 साल तक ये सिक्योर रहा है, किसी का नहीं, अनोनिमस है। तो इसलिए हम राइट सरकार के पास चला जाता है, फिर वो बचा के उसको रखती है कल सरकार के पास। तो कल को अगर आपको यूज करना है तो सरकार को रॉयल्टी करने आ जाता है कि सर ये मेरा है, तो वो अपना प्रूफ दिखाएगा, प्रूफ दिखा देगा तो वो सरकार उसको ट्रांसफर कर देगी। जब बेसिकली पहली बार पब्लिश होता है, मतलब जब भी इसका पता चला तब से ये 60 साल दे दिया। फिर सूडोनिमस, अगेन सूडो नेम्स होते हैं जब आप दूसरों के नाम पे, जैसे कॉल सेंटर में जब आप कॉल करते हो ना, जैसे आप वर्क इन अ कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर में कभी आप कोई अपना नाम नहीं बताते हो, तो आप किसी सूडो नेम से बात करते हो, तो आपको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे मेरा नाम वो समथिंग एल्स, तो मैं आप कॉल करते थे, मैं कहता हाय मैं मनन आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सूडो इसलिए कहते हैं जिससे कि एक्चुअल पहचान ना हो पाए। तो यहाँ पे भी कई लोग ऐसे पेंटिंग्स या ऐसे काम करते हैं जहाँ पे वो अपना नाम नहीं बताते हैं, वो एक अपना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं शायरी वायरी में ना, वो अपना असली नाम नहीं बताते, पेन नेम से चलता है। जैसे एक वो मूवी आई थी कौन सी, बरेली की बर्फी, उसमें भी एक शायरी तो थे ना जिनकी किताब पे वो आयुष्मान खुराना वाला, तो अगेन वहां पे एक शायर साहब का नाम था, सूडो नेम था, तो वो नाम असली नहीं था उनका, उन्होंने बस रख लिया था। तो ऐसे सूडो नेम जो होते हैं जो आपका असली नाम नहीं है, ओनली फॉर द पब्लिक इमेज होता है। फिर देखो टर्म ऑफ कॉपीराइट पोस्टह्यूमस वर्क। पोस्टह्यूमस मतलब होता है मरने के बाद।
जनरली आप आर्मी ऑफिसर्स डिफेंस पर्सनल के लिए यूज करते हुए। तो पोस्टह्यूमस वर्क पता चला क्योंकि भाई जब आपकी डेथ हो गई तब पता चला आपका, जब बक्सा खोला गया, अलमारी खोला गया कि आपने इतनी अच्छी किताबें लिख रखी थी। तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, देखो, इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और एनग्रेविंग इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर, or in the case of any such work of joint authorship, or at or immediately before the date of the death of the author who dies last, which on any adaptation which has not been published before the date, copyright shall subsist until, underline कर लो, 60 साल। सबके लिए सेम है। यहाँ पे बस कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा ऑथर हैं तो कब से ये 60 शुरू होगा, जब आखिरी वाला मर जाएगा। अभी वह 5 ऑथर, सबसे पहले मैं मरा, फिर अगले साल एक मरा, ऐसे करते करते जो आखिरी वाला मरा 2040 में मरा। So now this 60 years will start from 2040। ज्वाइन मतलब मैंने और आपने मिलके कहानी लिखी थी भाई, होता है ना कई बार कहानी मिलके लिखी जाती है। तो अब कह रहा है कि अब मैं 2023 में मर गया, आप मरे 2070 में, तो ये 60 साल कब शुरू होगा, 2070 के बाद। जॉइंट ऑथर्स में जो सबसे आखिरी में मरेगा उसी के बाद ये चलेगा। क्लियर किताब? हाँ मिलता रहेगा। तो जो आखिरी मरा, एक मरा कोई दिक्कत नहीं, अभी 60 साल नहीं शुरू हुए, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, पांचवा जब मरा ना तब से कौन सा शुरू होगा, 60 साल शुरू होगा। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आ गया। फिर आ जाओ बच्चे, सिनेमैटोग्राफी जो भी मूवीज एंड ऑल होती है सब में 60 इयर्स मिलता जाएगा, आपको और कहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा इस पूरी टेबल पे आपको क्या याद रखना है, 60 इयर्स। और लास्ट जहां पे को हैं, क्योंकि हर जगह जनरली आपको को ऑथर्स एंड ऑल मिल जाएंगे, तो बस याद रखना पहले वाले की डेथ से नहीं माना जाएगा, लास्ट वाले की डेथ से 60 साल कैलकुलेट होगा। क्लियर है जी? आ जाओ असाइनमेंट आपको, और देखो सिंबल दिया है उसी टेबल के नीचे, सर्कल के नीचे दिख गया सर्कल, तो इसी से डिनोट होता है आपका कॉपीराइट। कई लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा देते हैं दिस अकाउंट इज अ कॉपीराइट और अपना नाम आगे लिख देते हैं, तो जस्ट टू शो देयर जो भी XYZ, बट उनका कॉपीराइट है नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे आपका कॉपीराइट नहीं है, बिकॉज आपने उसको ज्वाइन करा है। तो एक चीज होती है क्लिक रैप अग्रीमेंट, अभी जब फाइनल्स में आओगे तो बनाना सिखाएंगे ड्राफ्टिंग में। आप कोई भी अकाउंट ऑनलाइन एक लास्ट में जब सब भर देते हैं ना अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद कहता है क्लिक करिए टू द टर्म्स एंड कंडीशन। क्या बिना टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करे अकाउंट बन सकता है? उसी जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद बन जाता है। तो क्लिक करते हो फौरन एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है आपको और फेसबुक के साथ, और उसी को हम कहते हैं क्लिक रैप अग्रीमेंट। ऊपर कहीं लिख लो अपनी नॉलेज के लिए। क्लिक रैप अग्रीमेंट का मतलब है अब, और क्या कभी आपने लाइफ में फेसबुक या जिस पे भी आपने बनाया होगा, ट्विटर और टिंडर और ब्ला ब्ला ब्ला, क्या कभी आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े। कभी जीवन में पढ़ लोगे ना तो शायद उन चीजों को कभी डाउनलोड ही नहीं करोगे। ये सारे जितने भी एप्स आप अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं, अब देखो वो सीक परमिशन भी, जब सुप्रीम कोर्ट में एक राइट ऑफ प्राइवेसी वाला केस पहुंचा था, जब से आपको राइट ऑफ प्राइवेसी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपकी फंडामेंटल राइट है, ऐसे आपका फोन कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब देखो जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करा है, कुछ भी करा, तो जैसे आप उसको रन कराते हो तो वो कहता है अलाउ फॉर योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ फॉर योर ये वो XYZ सब कुछ, ठीक। इसका मतलब क्या है, वो सॉफ्टवेयर आपके पूरे फोन को स्कैन कर सकता है, और वो करता है, इसीलिए मना करा जाता है। एंड इट इज ऑल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स। कभी भी अपनी प्राइवेट फोटोग्राफ्स अपने फोन में मत करिए, क्योंकि ये सारे एप्स ऑटोमेटिकली, सी नॉर्मली आपका फोन हैक नहीं होता है, बट कल को यू नेवर नो, आउट ऑफ 1000 एक कल जैसे मेरा फोन वाज अबाउट टू गेट हैक्ड, वो कुछ ऐसा कुछ मैसेज आया, एंड आई नॉर्मली डू नॉट क्लिक ऑन थिंग्स, बट मैं पता नहीं वो बारिश तक था कैसे वो क्लिक हो गया, एंड वो सारे मेरे जितने भी एप्स पैसे वाले थे थोड़े से वियर्ड फंक्शन करने लगे। मैं सबसे पहले सबको इंस्टॉल करा, उसके बाद
they might just misuse it. इसलिए क्या करना चाहिए, ना ही वो लैपटॉप पे होनी चाहिए, because again you open Yahoo or you open WhatsApp on your laptop, again you giving them an access कि सारी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। सर कहाँ रखें, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और स्टिल थिंक कि नहीं है सर मेरे पास कुछ, तो जस्ट कीप देम इन एक्सटर्नल ड्राइव। हार्ड ड्राइव आते हैं उसमें रखें, क्योंकि जैसे ही आपने हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट करी कोई उसको एक्सेस नहीं। These are safety methods, और ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ गलत नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करें। ठीक है, आ जाओ। तो सिंबल पता चल गया, तो फाइनली एक हेडिंग जो अभी तक के सारे चैप्टर में मिल रही है, असाइनमेंट। ठीक है जी, हर मूवी, हर गाना, हर चीज जो भी आप ऑथर हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको असाइन। आईपीआर में आप सिर्फ क्या करते हो, असाइन करते हो, सेल, परचेज ये सब नहीं कर सकते हो, क्या करते हो, असाइन। यहाँ पे कितने टाइम के लिए कर सकते हो, पहले तो अपनी लाइफ टाइम तक, और मरने के बाद भी जो आपका लीगल आय है 60 साल तक। तो ये पे लिख लो लाइफ प्लस 60, आपको याद रहेगा, लाइफ प्लस 60। ठीक है जी, नेक्स्ट नीचे कुछ नहीं करना है, मोड ऑफ असाइनमेंट लिख लो डैश करके, अग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट, अग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट, agreement of assignment, just one second, अलग। नहीं सो मोड ऑफ असाइनमेंट में बस बच्चे लिख लो, एक अग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट होता है, उसमें एक असाइनर होगा और असाइनी होगा। असाइनर ऑथर होगा और असाइनी सामने वाला पब्लिशर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको हम असाइन कर देते हैं और उसी अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आगे काम चलता है। ठीक, नीचे और कुछ नहीं आता है, यहाँ से छोटी चीजें। डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू असाइनमेंट, अब देखो सिंपल है, क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है, अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो भैया कोई भी डिस्प्यूट हो तो सीधे कहाँ चले जाओ, एक वर्ड अंडरलाइन कर लो, डैश कोड, और देखो लिखा भी होगा नीचे, लिखा है, देखो सेकंड पैराग्राफ में बुलेट में लिखा है कमर्शियल कोड्स, मिल गया। कोर्ट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होगा। तो अब जो लड़ना है, जो करना है, व्हाट इज कमर्शियल कोड। तो और नॉर्मल कोर्ट्स कौन सी कोर्ट्स होती हैं, मतलब अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, तीन ही होती है, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मेरे भी ले लो बेटा, ये भी काट लो, कुछ तो खा लो। मतलब कितने ही बच्चे होंगे इतने सारे क्लासेस में, इतनी देर से नाखून खा रहे हो, इतना ग्रोथ है, छोड़ दे बच्चे, छोड़ दे। मतलब या तो मेरे भी ले लो। my brother used to do the same thing। तो एक दिन वो स्कूल से आया, नहीं, वो रेगुलरली ईटिंग, उन्होंने उसके पूरे हाथों में टेप बांध दिया, पट्टी और उसके ऊपर से टेप, अब खाओ। फिर वो एंजाइटी, आपको पता क्या होगा, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आने लगे। मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट दिस इज, कल को ऑफिस जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे, देखो माउस एक हाथ से चल रहा है, एक हाथ से वो चल रहा है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, मगर आप काम, तो डोंट ईट नेल्स। एक तो अनहाइजीनिक है, दूसरा छोड़ दो, उनको भी बढ़ने दो, पैदा होने से पहले ही खा जा रही हो। आ जाओ, डिस्प्यूट्स एंड हाँ, सो कमर्शियल कोर्ट्स की बात कर रहे थे हम। कमर्शियल कोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे जैसे आप देखते हैं ना, ये आपका चालान कटता है मोटर व्हीकल्स का, रोड पार्किंग एंड ऑल, ये सब कमर्शियल कोर्ट्स होती है, जहाँ पे पैसे से रिलेटेड काम होता है। रेस्ट और जो कोर्ट्स होती है वो कमर्शियल कोर्ट्स नहीं। जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जाओगे, वो कमर्शियल नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं बैठी, बट जो चालान वाली हैं, जो ये सारी हैं, ये सब कमर्शियल कोर्ट्स कहलाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ है तो जाइए कमर्शियल कोर्ट, वो आपको जो भी कॉम्पनसेशन है, जो भी कुछ है, वो आपको दिलाएंगे। आ जाइए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइसेंसेस इज, आइए, लाइसेंस हम क्यों देते हैं? अब कॉपीराइट का तो हम असाइनमेंट देंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ बंद कर दो, थोड़ा ज्यादा ही ठंडा हो रहा है। लाइसेंसेस हम उस चीज को यूज करने का लाइसेंस देते हैं। तो सीधे आइए जरा,
आइए, लाइसेंस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट, इफ यू कैन फाइंड दिस हेडिंग, मिल गया सबको? अब कह रहा है लाइसेंस बाय ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट, कह रहा है जो ओनर है वो आपको क्या दे रहा है? लाइसेंस। जैसे आप सबने एक वर्ड सुना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। कौन देता है आपको? एक अथॉरिटी है, आरटीओ, वो आपको रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, वो आपको एक डीएल देता है। क्या चीज का लाइसेंस देता है वो आपको? कि ड्राइव आइदर वो एलएनजी, कौन सी लाइट व्हीकल गाड़ियां या हैवी व्हीकल, अलग अलग होती है ना। तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो 2 व्हीलर का मिलता है या तो 4 व्हीलर का। अब अगर आपको 4 व्हीलर तक का मिला है तो आप ट्रक नहीं चला सकते। अब ट्रक का मिला है तो एरोप्लेन नहीं चला सकते। तो हर लाइसेंस में क्या है? कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है जी। तो अगर 2 व्हीलर का मिला है तो आप कार नहीं चला पाएंगे, अगर कार का मिला है तो आप ट्रक नहीं चला पाएंगे, ट्रक का है तो आप प्लेन नहीं चला पाएंगे, प्लेन का है तो आप शिप नहीं चला पाएंगे। तो एवरी लाइसेंस में जो भी, हाँ मतलब अगर तो इसी में क्या होता है, एक प्राइवेट एक बस में 4 टायर होते हैं, नहीं मैडम अगली बार देखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक होता है प्राइवेट व्हीकल ड्राइव करना, एक होता है कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करना। तो आप और हम जब चलाते हैं तो हम प्राइवेट व्हीकल का हमें डीएल मिलता है, बट जब ट्रक ओनर्स और ये सब लोग चलाते हैं तो कमर्शियल व्हीकल, बिकॉज सबकी लायबिलिटीज और राइट्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे याद रखो जो कॉपीराइट ओनर है वो भी आपको क्या दे सकता है? लाइसेंस टू यूज हिज कॉपीराइट, बट बिना उससे परमिशन लिए अगर आपने करा तो अगेन क्या माना जाएगा? इनफ्रिंजमेंट, ठीक है। लिख लीजिए यहीं पे, विदाउट, देखिए विदाउट द परमिशन, without the permission of the owner, if the same is used, it amounts to infringement. It amounts to infringement. तो ये जैसे क्लब में लोकल म्यूजिशियन मतलब जैसे गाना गाते हैं तो हर कोई जाके फिल्म वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, देखिए वही है। अब हर छोटा मोटा, जैसे आपके, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शादी में भाई बहुत कई बार ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाया, वो गाना गाते हैं, जनरली वो परमिशंस नहीं लेते हैं। बट जितने बड़ी एलीट क्लब्स होते हैं, बिकॉज वहां पे ब्रांड गुडविल अटैच्ड होता है, वो पहले से परमिशन लेके रखते हैं। अदरवाइज छोटे मोटे इवेंट्स को, भाई हर चीज को, अब गांव में किसी गांव में एक शादी हो रही है जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाला कोई गाना गा रहा है, अब उसको टैप कर पाना और सिंगर के लिए, ऑथर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हर इवेंट को नहीं कवर कर पाते हैं। बट हाँ, जो मेजर क्लब्स होते हैं, जो मेजर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे गाने बज सकते हैं पब्लिकली, जहाँ पे, उनको जरूर वो टैप करके रखते हैं। तो यहाँ पे सर सिंगर को परमिशन होती है लेने की या फिर जो क्लब मेंबर है उसको परमिशन? जनरली होता है जो अथॉरिटी ऑफ द क्लब है वो लेता है। इसलिए हम लोग जब एक बार लखनऊ में एक पार्टी कर रहे थे, सो व्हेन वी आस्क्ड देम टू कि ये वाला गाना गा दीजिए, तो उन्होंने कहा सॉरी सर, इस वाले जो गाना है इसकी हमारे पास परमिशन नहीं है। अभी रिसेंटली माय ब्रदर गॉट मैरिड, तो उसी के हम लोग बैचलर्स में वी आस्क्ड द डीजे टू प्ले अ सर्टेन सॉन्ग, तो ही सेड नहीं सर, हमारे पास इन सॉन्ग्स के लिए परमिशन नहीं है। तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। अगर वो प्ले कर दें, किसी ने रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब या इंस्टा पे डाल दिया, दे माइट गेट अ नोटिस फॉर दैट। ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो जो बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े जागरण वाली अथॉरिटीज हैं, वो सब लाइसेंस लेके रखती हैं, वो सब अपना परमिशन लेके रखते हैं। बट जो छोटे मोटे मंडली होते हैं, दे डोंट टेक एनी सच परमिशन। तो वही चीज डिपेंड कर रही है कि कौन कहाँ पे प्ले कर रहा है, कौन कहाँ पे गा रहा है। बड़ा जगह होगा तो वो जरूर परमिशन लेते हैं, बिकॉज वहां पे ना पब्लिक की विजिबिलिटी ज्यादा हो रही है। वहीं पे छोटे मोटे जगहों पे हो रही है, जब 50-10-50 लोग